हेलो गाइस, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, इसमें हम दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। एक का टाइम पीरियड है 100 से 300 ईसा पूर्व तक, 100 से 300 ईस्वी तक, जिसे कहते हैं संगम काल, और दूसरा फिर 500 से 1200 ईस्वी तक, जो है दक्षिण भारत के राजवंश में पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल वंश। देखिए फिर से दक्षिण भारत का इतिहास, जो कि है इसका टाइम पीरियड 100 से 300 ईस्वी तक, 300 ईस्वी तक। ठीक है, ऐसे संगम काल, इसमें चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांड्य राजवंश के विषय में पढ़ेंगे। और फिर दूसरे टाइम पीरियड में 500 से 1200 ईस्वी तक दक्षिण भारत के राजवंश ये भी हैं। फिर आते हैं पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल राजवंश। यही चोल राजवंश जो संगम काल में है 100 से 300 ईस्वी तक, इनका 9वीं शताब्दी में फिर से उदय होता है, और यहाँ भी हम चोल वंश के विषय में पढ़ेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स लर्न। सबसे पहले समझते हैं कि संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। प्राचीन काल में तमिल कवियों द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था, और उसी सभाओं में बहुत सारे तमिल साहित्यों की भी रचना की गई थी। ठीक है, तो जो तमिल साहित्य की रचना की गई थी उसमें उसी को संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो संगम काल है ये प्राचीन काल में, ये देखिए दक्षिण भारत का इतिहास ना, तो दक्षिण में ही है, ये है भारत में। इधर को कहते हैं हम लोग ईस्ट, वेस्ट, ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ। तो ये है यहाँ पे कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश में है ना कृष्णा नदी, आप लोगों को पता भी होगा। चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो कृष्णा नदी है आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। इसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देखिए ये है केरल, आज का केरल, जिसे केरलम नाम दिया जा रहा है। तो जो केरल था उसी का प्राचीन नाम था चेर, केरल का ही प्राचीन नाम था चेर। ठीक है, और ये देखिए तमिलनाडु वाला पार्ट, ये है पांड्य वंश वाला, और ये आंध्र प्रदेश आज का, यहाँ पे चोल वंश। ठीक है, तो इन तीन राजाओं के विषय में हमें पढ़ना है। 100 से 300 ईस्वी तक जो थे संगम काल में, चेर, चोल और पांड्य। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन तीनों के प्रतीक के बारे में। जैसे जो राजवंश शासन करते थे ना, तो उनका जो ध्वज था उनमें किस चीज़ का मतलब वो किसका प्रतीक था। तो जो चेर था, ये चेर, ये प्रतीक था धनुष का। चेर राजाओं का प्रतीक था धनुष, चेर राजाओं का प्रतीक चिन्ह था धनुष। ठीक है, और पांड्य राजाओं का प्रतीक चिन्ह था मछली, और चोल राजाओं का प्रतीक चिन्ह था बाघ। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए चेर, चोल, पांड्य, इन्हीं तीन राजवंशों के बारे में हमको पढ़ना है संगम काल में। चेर, चोल, पांड्य, आप लोग 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। तो जो चेर, चोल, पांड्य, अब जो पांड्य है वो जैसे अगर हम महाभारत में देखेंगे तो जो अर्जुन थे वो धनुष बाण चलाते थे। ठीक है, तो चेर, चोल, पांड्य जब धनुष बाण चलाते थे, तो वो जब द्रौपदी से उनका विवाह होने वाला था तो उन्होंने मछली की आंख पर निशाना साधा था ना। तो मछली की आंख पर किसने निशाना साधा था? अर्जुन ने, और अर्जुन थे एक धनुर्धर। ठीक है, तो धनुष बाण से हम लोग कह सकते हैं बाघ, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, बाण से बाघ, धनुष, बाण और मछली। तो पांडव में अर्जुन थे जिन्होंने मछली की आंख पर निशाना साधा था, तो वहाँ समझ सकते हैं मछली। पांड्य राजाओं का जो सिंबल था, प्रतीक चिन्ह था, मछली था। पांड्य राजाओं का प्रतीक चिन्ह मछली, ये बहुत बार एग्जाम में आ गया है, तभी हम इसको कई बार पढ़ा रहे हैं आपको। मछली था। चेर राजाओं का धनुष, चोल राजाओं का बाघ, चोल राजाओं का प्रतीक चिन्ह बाघ। चेर, चोल, पांड्य, धनुष, बाघ, मछली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संगम काल का इतिहास, अब यहाँ से शुरू करते हैं। इस काल के समय भारत पर 3 राजवंशों का शासन था, चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांड्य राजवंश। प्राचीन काल का, वर्तमान समय का केरल, प्राचीन काल में चेर राजवंशों का शासन था वहाँ पे। आगे देख लेते हैं। यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित थे, ये देखिए कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित थे चेर राज्य। संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर था। संगम काल में 3 राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्य। उनमें तीनों में से भी सबसे प्राचीन राजवंश था चेर राजवंश, जिनका प्रतीक चिन्ह था धनुष। ठीक है, चेर का अर्थ
पर्वतीय देश होता है। केरल का प्राचीन नाम चेर था, प्रतीक चिन्ह धनुष था। चेर कवियों में शेर गुटवन, इसको नाम को याद रखिएगा, शेर गुटवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। शेर गुटवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, सबसे महान चेर शासक था। ठीक है, सबसे महान चेर राजा बताया गया है। लाल चेर ने ही कड़गी पूजा या पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। जो शेर गुटवन था उसे ही लाल चेर के नाम से जाना जाता था और वह चेर राजवंश का सबसे महान या प्रतापी शासक था, प्रतापी राजा था। और इसने ही सबसे पहले कड़गी पूजा, जिसे पत्नी पूजा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा था आदिगेमान। आदिगेमान ने ही दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा था आदिगेमान। आदिगेमान ने ही दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। ठीक है, बस ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना। आगे हम देख लेते हैं चोल वंश। बस चेर से उतना ही पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही हमको। चोल वंश, चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में मिलता है। बाद में पांडवों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया। 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ था। यहाँ पे देखिए, 9वीं शताब्दी में यहाँ पे इनका फिर से उदय होगा, लेकिन पांडवों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया था। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से चोल वंश की प्रथम जानकारी मिलती है। आगे देख लेते हैं। चोलों ने तंजावुर मंतूर को अपनी राजधानी बनाया। इनका चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ था। ठीक है, चोल वंश के प्रमुख 2 शासक हुए, करिकाल और एलारा। करिकाल के विषय में देख लेते हैं। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था और प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह कावेरी पत्तनम का निर्माण करिकाल ने ही कराया था। आगे देख लेते हैं एलारा के विषय में। एलारा ने श्रीलंका को जीतकर लगभग 50 वर्षों तक उस पर शासन किया था। आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो यही है ना श्रीलंका, इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? चलिए आगे देखते हैं। पांड्य साम्राज्य। पांड्य साम्राज्य मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसकी जानकारी मिलती है। जो पांड्य साम्राज्य है, इनकी जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो मेगास्थनीज था यह किसके समय में मतलब भारत आया था और यह किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? किसने इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था अपना राजदूत बनाकर? मेगास्थनीज को। ये आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे देखते हैं। पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरई थी और पांड्य राजाओं का प्रतीक चिन्ह था मछली। ठीक है, पांड्य वंश का प्रतापी शासक नोडियोन था। पांड्य वंश का या पांड्य राजवंश का प्रतापी शासक नोडियोन था, जिसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। जैसे हमने अभी पढ़ा ना, शेर गुटवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था, इसने कड़गी पूजा या पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। उसी प्रकार से पांड्य साम्राज्य में नोडियोन था सबसे प्रतापी शासक, इसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। आगे चलकर 5वीं शताब्दी बाद इनकी शक्तियाँ क्षीण हो गई। ठीक है, ये भी पांड्य वाला भी खत्म हो गया। आइए देख लेते हैं हम 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है, उनके विषय में। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम, ये तो हो गया संगम। ठीक है, ये हो गया स्थल और यहाँ पे अध्यक्ष। तो पहला संगम कहाँ पर हुआ था? पहला संगम हुआ था मदुरा में और दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम या अलाइवे और तीसरा संगम हुआ था मदुरा में। फिर
ठीक है। और अध्यक्ष थे, पहले प्रथम संगम के अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्यार, या इन्हें ऋषि अगस्त भी कहते हैं, ऋषि अगस्त। ठीक है। और जो दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरा में अलैवे में, इनके अध्यक्ष थे तोलकापियार, तोलकापियार। और जो तीसरा संगम हुआ था मथुरा में, इनके अध्यक्ष थे नक्कीरार। ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे हम, तमिलों के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता था? मुरुगन। तमिलों के प्रमुख देवता को मुरुगन कहा जाता था, इसको भी याद रखेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 500 से 1200 ईस्वी तक दक्षिण भारत के राजवंश, पल्लव राजवंश, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल राजवंश। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।